ओके। वेलकम आप सभी का। ठीक है, चलो पहले अपन आपकी क्यूरी को डिस्कस करते हैं और एक बार दोबारा से हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ पीएच। इम्पैक्ट ऑफ पीएच प्रॉपर विजिबल है ना आपको? एक बार बता दीजिए। हाँ जी सर। ओके। देखो, इम्पैक्ट ऑफ पीएच को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पीएच का मतलब जैसे कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस है ना, उसका लॉग होता है पीएच। ओके, तो सिंपली हम कहें तो एक है लो पीएच कंडीशन और दूसरा हम ले सकते हैं हाई पीएच कंडीशन। दोनों ही कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पे एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है काफ़ी ज़्यादा, और जब पीएच हाई होती है तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाती है। ओके, तो पीएच बोलें या एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन को अपन यहाँ पे यूज़ करें, चाहे हम किसी भी एंगल से बात करें, सराउंडिंग के मैटर होगा ना। पीएच एंजाइम का नहीं है, सराउंडिंग का है। तो सराउंडिंग के अंदर अगर एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम पीएच को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और पीएच का इम्पैक्ट जो होगा, चाहे हम पीएच को हायर करें या पीएच को लोअर करें, इसका इम्पैक्ट आएगा 3D के ऊपर, क्योंकि 3D का मतलब है फोल्डिंग, कि एंजाइम किस प्रकार से फोल्ड हुआ है। और फोल्डिंग डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन के ऊपर। तो पीएच को हम चेंज करेंगे तो प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन की जो साइट्स होती हैं वो प्रभावित होंगी, राइट। तो ये दो बड़े पॉइंट हैं हमारे पास। जैसे हमने कहा कि कोई अमीनो ग्रुप है, नॉर्मली इसके पास लो पीएच के ऊपर NH3+ कंडीशन है, लेकिन अगर हम इसको पीएच को चेंज कर देंगे तो हायर पीएच के ऊपर हम देखेंगे कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, NH2 हो गया, इसके पास अब 0 चार्ज है। तो पहले +1 चार्ज था, वो कन्वर्ट हो गया 0 चार्ज में। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जैसे कार्बोक्सिल किनारा हो कहीं पे, या साइड चेन में कार्बोक्सिल है, लो पीएच के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम पीएच को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये डिसोसिएट हो गया, तो इट हैज़ -1 चार्ज। तो जैसे हमने पीएच को चेंज किया तो चार्ज फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और चार्ज की वजह से फिर फोल्डिंग प्रभावित होगी, और फोल्डिंग से 3D डिस्टर्ब होगा। और 3D को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एपो एंजाइम वाला पार्ट है वो प्रभावित हो जाएगा ना, क्योंकि फोल्डिंग के अंदर तो सारा पार्ट इंक्लूड है। तो एपो एंजाइम फ्लक्चुएट करेगा, और एपो एंजाइम फ्लक्चुएट करेगा तो जो हमारी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट भी उससे इम्पैक्ट होगा, एक्टिव साइट प्रभावित होगी, और प्रॉपर फंक्शन जहाँ पे कर रहा था, यानी कि जब हम बात करें कि हाईएस्ट एफिशिएंसी जब एंजाइम दे रहा था, हाईएस्ट एफिशिएंसी, मान लीजिए कि वो हाईएस्ट एफिशिएंसी दे रहा था pH = 7.4 पर। मीन्स इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि pH 7.4 के ऊपर जो 3D है वो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन था, इसका मोस्ट स्टेबल था। लेकिन जैसे हमने pH को 7.4 से नीचे किया या राइज किया, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो कंफर्मेशन है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई चार्ज की प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट करेंगी और प्रोटीन हमारा उतना स्टेबल नहीं होगा। तो सम वाट उसके अंदर स्टेबिलिटी में डिक्रीजमेंट आएगा, और ये डिक्रीजमेंट उसके फंक्शन को डिक्रीज करेगा, यानी कि जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी।
तो पीएच को बढ़ाने पे भी डिक्रीज होगी और पीएच को डिक्रीज करने पे भी हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। यानी कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो हमें ये मिलेगा कि एक ख़ास पीएच के ऊपर 7.4 आपने बोला, तो 7.4 के ऊपर ये मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा होता है, वी मैक्स। लेकिन जैसे हम पीएच को या तो डाउन करें तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी, या हम पीएच को राइज करें तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो दोनों ही साइड में एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्टिमम पीएच से जैसे हम लो पीएच की तरफ जाएं या हायर पीएच की तरफ जाएं, एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। कारण क्या था कि लोअर पीएच हो या हायर पीएच हो, यानी कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन के अलावा कोई भी पीएच हम लेंगे तो उस पीएच के ऊपर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रिड्यूस ही होनी होती है, क्योंकि जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी कर जाएंगी, और जब चार्ज की प्रॉपर्टी वेरी करेंगी तो डेफिनेटली जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। माइक हेलो, वो सर अभी ठीक आ रही है आवाज, एकदम दिक्कत कर रहा था। ठीक है ठीक है। आप लोग स्क्रीन को भी मूव करके देख पा रहे होंगे ना शायद? स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना आप लोगों को? प्रॉपर दिखाई दे रहा हाँ सर। है? ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये इशू तो रह जाएगा इम्पैक्ट ऑफ पीएच, है ना। वेरी सिंपली आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जब कोई प्रोटीन अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी दे रही होती है, कोई एंजाइम अपना मैक्सिमम आउटपुट जब दे रहा होता है ना, उस समय पे उसका 3D बेस्ट है, मोस्ट स्टेबल 3D है। अगर हम पीएच को रिड्यूस करें या राइज करें तो चार्ज में चेंजेस आने हैं, और ये चेंजेस एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। तो कोई भी एंजाइम जो पर्टिकुलर सेल में काम कर रहा हो या एक्सटीरियर में काम कर रहा हो या किसी ऑर्गेनेली में काम कर रहा हो, तो वो वहाँ की पीएच के अकॉर्डिंग अपना एक मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन रखता है। जैसे आपने कहा कि कोई एंजाइम स्टोमक में काम कर रहा है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो स्टोमक की पीएच लो है, तो वो लो पीएच के ऊपर हाई एफिशिएंट है, यानी कि वो इवोल्व ही इसी प्रकार से। और जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में काम करना है उसको नॉर्मल पीएच यानी कि 7.4 पे काम करना है, तो वो इवोल्व ही 7.4 के अकॉर्डिंग है। तो एंजाइम्स इवोल्यूशन से इवोल्व हैं, तो जिस एंजाइम को जहाँ काम करना पड़ रहा है उसके पास उस पीएच के ऊपर बेस्ट कन्फर्मेशन लाने के लिए अमीनो एसिड सीक्वेंसेज है, और वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फोल्ड भी होता है, अपना वर्क भी देता है। अगर हम पीएच को फ्लक्चुएट कर दें तो वो फिर अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज करने लग जाता है, वो हमें ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको। जी सर। ओके। सर वो जो कल ये था ना कि H प्लस अगर दिया जाएगा, हम्म। पर एक क्वेश्चन समझाया था सर आपने ना कि इस तरफ H प्लस जाएगा। मीन्स आप क्या कहना चाहते हैं? सर इस ग्राफ में आपने H प्लस को रिप्रेजेंट किया था। नहीं, तो उस एच प्लस को चार्ज के रिगार्डिंग बात कर रहे हो? जी सर। देखो, कुछ ऐसे समझ सकते हो, जब आपके पास है लो पीएच और अपोजिट साइड में आप हाई पीएच को ले लीजिए, तो जो भी साइट होगी लो पीएच के ऊपर प्रोटोनेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन ऐड होगा, H प्लस एडेड रहेगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? H प्लस एडेड रहेगा। जैसे आपने कहा कि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो रहेगा C डबल बॉन्ड O OH के रूप में। अगर अमीनो टर्मिनस है तो वो रहेगा NH3 प्लस के रूप में। अगर हम हायर पीएच की तरफ चले जाएंगे तो सराउंडिंग में H प्लस कम है, तो प्रोटॉन निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि डी प्रोटोनेशन होगा, H प्लस डिटैच होंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो H प्लस जब डिसोसिएट होंगे तो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिल के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और अमीनो पे क्या हो जाएगा?
जीरो चार्ज। तो जब चार्ज जीरो था और जीरो से माइनस में क्रिएट होता है -1, तो ये क्या है, एक प्रकार का जीरो से -1 क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स जब आप हायर पीएच की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जब आप लोअर पीएच की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। वो तो आपने पीआई की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, आप बिल्कुल उसी प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे देखो चार्ज +1 था और +1 जीरो में कन्वर्ट हो गया, तो +1 जीरो में कन्वर्ट हो जाए वो भी वैसा ही है कि जैसे माइनस क्रिएट हो जाए या प्लस चला जाए। आप +1 को कन्वर्ट करना चाहते हैं जीरो में, तो कन्वर्ट कब होता है, जब इसमें -1 होता है, यानी कि इसमें -1 आप ऐड करेंगे तभी तो जीरो बनेगा। तो अगर प्लस लॉस्ट हो रहा है तो भी माइनस क्रिएट हो रहा है, अगर जीरो से -1 में आता है तो भी माइनस क्रिएट हो रहा है। तो हम चाहे कार्बोक्सिल को लेकर के बात करें या अमीनो को लेकर के बात करें, जब हम पीएच को हायर की तरफ लेकर के जाएंगे तो डीप्रोटोनेशन होगा। जी सर, अब एकदम क्लियर हो गया। ठीक है ना। जब सराउंडिंग में पीएच H+ नहीं है, जब सराउंडिंग में H+ की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके देन। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आगे प्रोसीड करते हैं और अभी हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स की। और एंजाइम काइनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा हमारे लिए, तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ जीरो लेवल से बातें स्टार्ट करनी है। वन थिंग, जैसे हम एंजाइम रिएक्शन की बात करते हैं या एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस के अंदर एक तो होता है सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं एंजाइम्स, एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है एंड एंजाइम वापस से फ्री हो जाता है। तो एंजाइम पहले से भी थे और वापस वो फ्री हो जाते हैं, तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम वो अनचेंज रहती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस के अंदर एंजाइम केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहेगी, राइट। सिमिलरली बात करें तो सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो रिएक्शन के साथ में डिक्रीज हो जाती है, और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है ये इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है ये चेंजेस रहेंगे। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज्ड, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, राइट। तो यहाँ से हम एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हायर होती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हायर होती है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ही लो होती है। कैसे समझ सकते हैं कि एंजाइम्स हैं उनको प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू बनाया जाता है और वो कंज्यूम भी नहीं होते, नॉट कंज्यूम्ड, और ओबियसली अमीनो एसिड से बने हैं तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन लिविंग सिस्टम्स में इतनी इजीली एंटर नहीं करती है। तो एंजाइम्स काफ़ी कॉस्टली मशीनें होती हैं, नाइट्रोजन से बने हुए हैं ना, इसलिए उनका एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या लिविंग सिस्टम में नाइट्रोजन एंटर किस प्रकार से करती है उस एंगल से देखें तो काफ़ी कॉस्टली भी है, और जब रिएक्शन में इनको केवल पार्टिसिपेट करना है, कंज्यूम नहीं होना है, तो इनकी अमाउंट भी काफ़ी कम रहती है। यानी कि थोड़े से ही एंजाइम काफ़ी सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई कि अगर कंपैरिजन देखा जाए तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन फार फार ग्रेटर होती है, कि एंजाइम्स की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एंजाइम खूब सारे हों और सबस्ट्रेट कम होता है, ऐसा नहीं होता है। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल काफ़ी सारे होते हैं और एंजाइम के जो मोल्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और थोड़े से ही एंजाइम के मोल्स हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये तो सेलुलर कंडीशंस की बात हुई कि सेल के अंदर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हायर है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। और अब हम बात करते हैं स्टार्ट ऑफ रिएक्शन की। स्टार्ट ऑफ रिएक्शन कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, देखो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम ये सेपरेटेड है, ये बिल्कुल सेपरेटेड है। सबस्ट्रेट अलग है और एंजाइम अलग है। रिएक्शन स्टार्टिंग का मतलब ये हो जाएगा कि हम सबस्ट्रेट और एंजाइम को साथ ला रहे हैं। सबस्ट्रेट एंड एंजाइम को हम साथ ला रहे हैं, वेरी इनिशियल स्टेप, वेरी इनिशियल स्टेप। और जैसे ही हम सबस्ट्रेट को एंजाइम के पास लाएं या हम एंजाइम को सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराएं, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट रीच करने लग जाएगा, सबस्ट्रेट रीच करेगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। मीन्स जैसे ही हम सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ में मिक्स करेंगे वेरी फास्टली, है ना, वेरी इनिशियली, बिल्कुल से जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमारे पास टेस्ट ट्यूब लिया हमने एक, और इसमें हमने सबस्ट्रेट ले रखा था, इसमें हमने सबस्ट्रेट डाला हुआ था, और इसमें हमने जैसे ही एंजाइम डाला, जैसे ही हम एंजाइम इसमें ऐड करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो ये तो है कि अभी प्रोडक्ट बन चुका, एक है कि अभी प्रोडक्ट बनेगा ना, कि जस्ट बनना स्टार्ट होगा, उससे पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो होती है, यानी कि शुरुआत में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, जीरो। और फिर हम अगर बात करें कि हम एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की रेट किसे कहते हैं, अगर रेट की बात करें तो रेट होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड पर टाइम, कि इकाई समय में कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डिसअपीयरिंग पर टाइम। तो इकाई समय में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं या कितने सबस्ट्रेट कम हो रहे हैं, वो एक ही मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब हमने कहा कि प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो इनिशियली जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की स्पीड होती है, दैट इज रेट इज इक्वल टू जीरो। ओके, कुछ इस प्रकार से इसको कहा जा सकता है, जैसे आपने स्टार्टिंग का टाइम लिया t0, t0 के ऊपर जो रेट है दैट इज जीरो, तो हम इसको बोल देंगे v0, v0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। रेट को हम वेलोसिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी रफ्तार को बोलते हैं। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब रेट क्या है ना, रेट ही वेलोसिटी है। ओके, तो t0 के ऊपर कोई स्पीड नहीं है, और इसके बाद में आपने नेक्स्ट टाइम लिया
T1 उसके ऊपर स्पीड आ जाएगी, दिस इज़ मोर देन 0 हो गया, मान लो कोई भी स्पीड आ गई, राइट। इसके बाद में हम और थोड़े समय बाद की बात करते हैं। इसके बाद में और आपके पास स्पीड x आ गई, फिर आपने नेक्स्ट और टाइम की बात की तो अभी भी स्पीड x आ गई, फिर हम और आगे जा रहे हैं, टाइम को थोड़ा और टाइम दे रहे हैं, स्पीड उतनी ही है। मीन्स T2 के ऊपर एक स्पीड आ गई थी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने उसको x बोला यहाँ पे। उसके बाद में x में और इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि वही स्पीड मेंटेन रही है, यानी कि हम चाहे और टाइम दे के देख रहे हैं तो स्पीड और नहीं बढ़ रही है। दिस इज़ ए मैक्सिमम स्पीड, दिस इज ए मैक्सिमम स्पीड। इसको हम बोलते हैं वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होती हैं, उन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में जैसे ही हम इनको मिक्स करते हैं, जैसे हम मिक्स करते हैं तो शुरू में वेलोसिटी कुछ भी नहीं होती है, और बाद में वेलोसिटी है वो एक हाईएस्ट वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगता है और उस टाइम के अंदर एक शुरुआत की वेलोसिटी बढ़ कर के एक मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेती है। ये तब होता है जब हम एंजाइम को सबस्ट्रेट प्रोवाइड कराते हैं, व्हेन सबस्ट्रेट molecules are provided to enzyme। provide to enzyme in plenty। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े से सबस्ट्रेट दे दिए और स्पीड हाईएस्ट आ जाएगी, हमें सबस्ट्रेट कितने प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, खूब सारे। सबस्ट्रेट की कमी नहीं रहनी चाहिए। इट मीन्स जितने भी एंजाइम हैं सारे एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहे होंगे, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम मैक्सिमम यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सारे एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क दे रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ हाईएस्ट वेलोसिटी और वी मैक्स। ओके, इट मीन्स ये था कि हमने एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इनको जैसे ही ऐड किया T0 तो स्पीड थी V0। इसके बाद में हम सबस्ट्रेट को खूब सारा रख रखा है, हमने प्लेंटी में ले रखा है। कुछ समय बाद में जो स्पीड है, कोई भी x समय हो सकता है, उस समय पे स्पीड मैक्सिमम पहुंच गई है, V मैक्स। और उसके बाद में फर्दर इंक्रीजमेंट उसमें नहीं है, नेक्स्ट इसमें स्पीड में या रेट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आता है। तो इसी पार्ट को हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे टाइम लेते हैं और y एक्सिस के ऊपर हम स्पीड या रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज v। तो स्टार्टिंग में स्पीड कुछ भी नहीं थी जब टाइम t0 था, और जब हम एक टाइम x पे चले जाते हैं तो स्पीड मैक्सिमम आ जाती है, और उसके बाद में हम tx+1 या और आगे का टाइम देखें तो स्पीड उतनी ही रहती है। अगर हम और भी टाइम को ऐड कर दें
मान लो कि हमने टी एक्स प्लस नेक्स्ट टाइम ले लिया, तो स्पीड और आगे नहीं जाती है, इनकी स्पीड फ्लैट हो जाएगी। और उससे पहले स्पीड है वो राइज होती है। ठीक है। तो ये था कि हमने टाइम दिया, और टाइम देने पे जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स थे वो एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर पहुंचने लगे। जैसे आपने एक एंजाइम बनाया, तो इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी, जब सबस्ट्रेट थे ही नहीं तो यहाँ पे कोई नहीं था, एक्टिव साइट खाली थी, और ब्लैंक एक्टिव साइट के ऊपर प्रोडक्ट नहीं बन सकता था। तो जैसे ही हमने ऐड किया, तो सबस्ट्रेट जैसे ही हमने ऐड किए तो वो यहाँ आने लग गए, और जैसे ही यहाँ पे आने लग गए तो प्रोडक्ट बनने लग गए। और प्रोडक्ट अगर बनने लग गए तो इट मीन्स हम वाई एक्सिस के ऊपर राइज होने लग गए, यानी कि प्रोडक्ट बनने लग गए। फिर टाइम के साथ में नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रीचिंग टू द एक्टिव साइट ये इंक्रीज होता चला गया, और वो तब जब हमने इनको खूब सारा ले रखा है, प्लेंटी में, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमने प्लेंटी में ले रखी है। तब अगर थोड़े से लिए होते तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते, उसके बाद में स्पीड आगे राइज नहीं कर पाती। तो ये तो केवल टाइम के रेफरेंस में हमने देखा कि अगर हमने टाइम के साथ में स्पीड को कोरिलेट किया तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। और हालांकि ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो तब मिल रहा है जब हम सबस्ट्रेट को प्लेंटी में ले रहे हैं। ठीक है, एक बार हम इसी ग्राफ को अब ड्रा कर सकते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। कि इस बार हम टाइम की बजाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पहले है ही नहीं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 0 है। जब सबस्ट्रेट नहीं है तो स्पीड भी 0 है। स्पीड कितनी होगी? v0। जैसे हमने सबस्ट्रेट बढ़ाए स्पीड आने लग जाएगी, फिर हमने और सबस्ट्रेट बढ़ाए स्पीड और आने लग जाएगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के ऊपर पहुंचने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट लेंगे उतने ही ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पे पहुंचेंगे, ये इंक्रीज होने लग जाएगा। और उसके बाद में एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसी आएगी कि हम इसके बाद में अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाते भी हैं तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जितने भी एक्टिव साइट थे उन एक्टिव साइट के ऊपर जितने सबस्ट्रेट पहुंच सकते थे वो सारे पहुंच रहे हैं, जितने प्रोडक्ट यूनिट टाइम में बनने चाहिए थे वो सब बन रहे हैं, और उसमें फर्दर हम स्पीड को बूस्ट नहीं कर सकते। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के हम स्पीड को राइज नहीं कर सकते। तो ये वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आने लग जाती है। तो एक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, दिस इज वी मैक्स। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? वी मैक्स। और स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है दैट इज v0। तो एंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शंस होती हैं वो सबस्ट्रेट को रिस्पांस देती है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कि रेट ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम एस ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। तो रेट डिपेंडेंट हो गई है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो डिपेंडेंसी है, दिस डिपेंडेंसी केवल कब तक है? ओनली टिल द velocity reaches to v max।
कि जब तक स्पीड वी मैक्स पे नहीं चली जाती। देखो यहाँ पे वी मैक्स आ गया था, वी मैक्स के बाद में अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते भी हैं तो स्पीड में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा। यानी कि इस पार्ट में हम देखें तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का स्पीड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो फ्लैट हो गया, ये फ्लैट वाला पार्ट इंडिपेंडेंट हो गया। अब दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि अब चाहे हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दें वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ग्राफ का ये भाग कहलाता है जीरो ऑर्डर, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन की स्पीड किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट हो गई जीरो ऑर्डर। और जब रिएक्शन की स्पीड किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया है, अगर ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, यस आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया तो स्पीड बढ़ रही थी, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाया वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही थी, यानी कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी और ओनली एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था, रिजल्ट, प्रोडक्ट का बनना या रेट। दिस इज रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल फैक्टर कि आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो स्पीड बढ़ गई, और बढ़ाई तो और बढ़ गई, लेकिन इस पॉइंट तक, मैक्सिमम वेलोसिटी आने वाले पॉइंट से पहले तक। तो इस समय पे हमारा जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्ट होता है, इसका फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर ग्राफ बनता है, जब हम सबस्ट्रेट के रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा। और इस ग्राफ की बात की जाए तो इस ग्राफ को हम एक हाइपरबोलिक ग्राफ बोलेंगे। दिस इज ए हाइपरबोलिक पैटर्न, और इस हाइपरबोलिक पैटर्न के अंदर भी दो पार्ट है, एक भाग फर्स्ट ऑर्डर यानी कि डिपेंडेंसी को शो करता है और दूसरा भाग जीरो ऑर्डर है। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस एक हाइपरबोलिक पैटर्न देती है। कब देती है? जब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को वेलोसिटी के साथ में प्लॉट करते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को वेलोसिटी के साथ में जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक हाइपरबोलिक पैटर्न मिलेगा, और हाइपरबोलिक पैटर्न में भी हम वी मैक्स जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाएगा उसके बाद वाले पॉइंट पे हम देखें तो हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम चाहे कैसा भी चेंज कर दें या कितना भी राइज कर दें, वेलोसिटी के ऊपर फ़र्क आना बंद हो जाएगा। तो दिस पार्ट इज़ जीरो ऑर्डर। तो जब हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक कर्व आता है या हाइपरबोलिक पैटर्न हमारे पास आता है, लेकिन हाइपरबोलिक पैटर्न में भी दो कंपोनेंट हैं। वन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्विवेलेंट एंड सेकंड इज़ जीरो ऑर्डर इक्वेशन के इक्विवेलेंट। और क्यों आता है? एंजाइम सेचुरेट हो जाते हैं, जितने भी एंजाइम ले उनकी सारी एक्टिव साइट्स हैं वो सेचुरेट हो जाती हैं। तो अब हम जब सेचुरेशन हो चुका है तो हम फर्दर सबस्ट्रेट दे करके वेलोसिटी में और राइज नहीं कर सकते, यानी कि ये पॉइंट हमें बता रहा है एंजाइम सेचुरेशन। जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स हमने ले रखे हैं रिएक्शन में, दे ऑल आर गेटिंग सेचुरेटेड। तो अगर हमने सबस्ट्रेट नहीं दिया था तो एंजाइम सेचुरेट नहीं थे, हम थोड़ा सा सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा था, फिर हमने सबस्ट्रेट बढ़ाते बढ़ाते इतना सबस्ट्रेट बढ़ा दिया कि अब हमारे पास और ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाने पे भी स्पीड में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं दे ऑल गॉट सेचुरेटेड। तो दिस इज़ ए वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन कि हम स्टार्टिंग में एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को लेते हैं तो कोई स्पीड नहीं होती है, बाद में स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती है, और सबस्ट्रेट को अगर बढ़ाते जाएं तो बाद में स्पीड और इंक्रीजमेंट होना बंद हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, हमें एक हाइपरबोलिक पैटर्न प्राप्त होता है। इस ग्राफ में वी मैक्स जहाँ पे आए थे उससे पहले डिपेंडेंसी का सेक्शन है और उसके बाद में इंडिपेंडेंसी का सेक्शन है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर पार्ट किसे बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्ट किसे बोलते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर।
हाँ सर। ठीक है, ओके ना। तो इसी पार्ट को हम दोबारा से एक बार ऐसे देख सकते हैं कि ये हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेनी है, एक्स एक्सिस पे हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेना है। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और हमें एक हाइपरबोलिक पैटर्न मिल जाता है। एक सेचुरेशन बिहेवियर देता है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो एक सेचुरेशन बिहेवियर देते हैं। इट इज ए सेचुरेशन बिहेवियर, दिस इज सेचुरेशन बिहेवियर। तो जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं, ऑल एक्टिव साइट्स गॉट एंगेज्ड। सारी सेचुरेशन का मतलब ऑल एक्टिव साइट्स एंगेज्ड है, कि कोई भी एक्टिव साइट है वो खाली नहीं है, एंगेज्ड हो चुकी है। तो उस समय पे हम सबस्ट्रेट को हम चाहे बढ़ा दें, स्पीड में कोई इंक्रीजमेंट आने वाला नहीं है। और जिस समय पे ऐसा हुआ था उस समय जो वेलोसिटी है, हाईएस्ट वेलोसिटी, दिस इज वी मैक्स, और स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं थी, दिस इज वी जीरो। जब आपने कोई सबस्ट्रेट नहीं दिया था, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी तो वेलोसिटी भी जीरो थी। जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हमने हाई कर दिया था तो वेलोसिटी सेचुरेट हो गई थी और ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा था। तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमने एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की काइनेटिक्स को ऑब्जर्व किया तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस की जो स्पीड है वो पहले बढ़ती है, बाद में सेचुरेट हो जाती है, और एक हाइपरबोलिक पैटर्न हमें मिलता है। एक हाइपरबोलिक बिहेवियर हमें कर्व के रूप में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जैसे वी मैक्स है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो आ गई उसकी हाफ जो वैल्यू होती है, वी मैक्स की हाफ वैल्यू, यानी जिसको अपन मैक्सिमम स्पीड जो आ रही है ना उसकी आधी स्पीड कर दें, दिस इज हाफ वी मैक्स। और हाफ वी मैक्स के ऊपर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ले रखा हमने। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट क्रिएट होता है कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा रहे थे। यहाँ से समझना, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पहले जीरो था, जीरो से हम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पहुँच गए, दिस पॉइंट। इस स्काई ब्लू को फॉलो कीजिए, हमने ये काम किया, और इतना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हमारी जो स्पीड थी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ आ गई है। तो यहाँ से कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इक्वल टू हाफ वी मैक्स, इस सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ स्पीड आ जाती है। यानी कि सबस्ट्रेट को बढ़ाते बढ़ाते हमने इतना बढ़ाया कि स्पीड हमारी हाफ आ गई, या हाफ स्पीड को लाने के लिए हमें कितने सबस्ट्रेट नीडेड हैं
उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इज हाफ वी मैक्स, तो उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ही नाम होता है, दिस इज कॉल्ड के एम, दिस इज कॉल्ड के एम। तो के एम एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफिक होती है, हर एक एंजाइम का अपना के एम होता है, दिस इज ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ईच एंजाइम। तो हर एक एंजाइम का अपना एक के एम होता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि के एम क्या है। जैसे के एम क्या है तो उसका आंसर क्या है, के एम इज ए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन फिर बात आती है कि कौन से सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस के ऊपर तो हर जगह पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो आपका आंसर आएगा कि वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, के एम क्या है, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस समय पे स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ होती है। तो दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ के एम। तो के एम कैसे डिराइव किया जाता है, या माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, और के एम को कैसे डिराइव करते हैं, और फिर के एम के यूजेस क्या हैं, वो सब हमें डिस्कस करने हैं। आई थिंक यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे, क्लियर होंगी। हाँ सर। ओके देन, ठीक है। इसके बाद में हम फर्दर जो सेक्शन है उसको हम कवर करते हैं कि हम माइकलिस मेंटन जो कांस्टेंट है या जो के एम की वैल्यू है उसको हम किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, और प्रॉपर इसका जो बेस है वो बेस क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से प्रोसीड होती हैं। तो सिंपली हम बताएं तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम को हम ई से डिनोट करें और इसके साथ में सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो सबस्ट्रेट के बाइंड करने से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज ई एस। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है डिसोसिएशन की भी, कि ये बन भी सकता है और ये टूट भी सकता है, और फिर इसका कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में प्लस फ्री एंजाइम में, और ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप होती है। ओके, तो पूरा जो वर्क है एंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शंस हैं उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ईएस कॉम्प्लेक्स है, और ईएस कॉम्प्लेक्स एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से बनेगा, और इसके डिसोसिएशन से प्रोडक्ट और एंजाइम बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिकली बात की जाए तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि पहली रिएक्शन है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उससे बने ई एस। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन है कि जो ई एस है वो डिसोसिएट हो ई प्लस एस में। ऐसे ही थर्ड हम बात कर सकते हैं कि जो ई एस है वो डिसोसिएट हो ई प्लस पी में, और ऐसे हम बात कर सकते हैं कि जो ई प्लस पी है वो वापस से ई एस को फॉर्मेट करे। तो चार रिएक्शंस हो गई हैं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। राइट, अगर हम इनको एक साथ समराइज करें, अगर हम इनको एक साथ समराइज करें, इनको ऐड करें, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट
ये वापस बन जाते हैं, और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट ये वापस कन्वर्ट हो जाते हैं, और ES ही रहता है, ES ही रहता है, यानी कि सारा मैटर डिपेंड करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, इट्स स्टेबिलिटी। हालांकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये हुआ कि E+S वापस E+S में ही रह सकता है। लेकिन अगर ES कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल है, अगर वो कुछ समय के लिए स्टेबल हो तो चांसेस, स्टेबल होगा मतलब इसके बनने के चांसेस ज़्यादा हों। स्टेबल बोलने के पीछे आप ऐसा कहना चाहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ES ये ज़्यादा हो, और डिसोसिएशन ऑफ ES ये स्लो हो, तो ES स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं, और इन्हीं के आधार पे हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन को देखना है कि जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के ES बनाते हैं, तो दिस इज़ रिएक्शन फास्ट, और रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है उस काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसके लिए एक रेट कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। उस रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हमने इसके लिए मान लीजिए कि K की वैल्यू K1 के रूप में डिनोट कर दिया, डिसोसिएशन वाले के लिए हमने K2 डिनोट कर दिया, इसके लिए हमने K3 डिनोट कर दिया, एंड लास्ट वन के लिए हमने K4। यानी कि हमारे पास 4 अलग अलग रिएक्शंस हैं, चारों के अपने अपने रेट कांस्टेंट हैं। रेट कांस्टेंट का मतलब स्पीड, सिंपली वेरी सिंपली आप स्पीड ले सकते हैं इनको, कि जिस स्पीड से पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है उसी स्पीड से सेकंड वाली हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सबकी स्पीड एक हो ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना रेट कांस्टेंट होता है, जिनको उनके इंडिविजुअल K के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो ये तो रहा कि यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को अगर हम समराइज करें तो उसमें 4 स्टेप्स हैं, और 4 स्टेप्स के अपने अपने रेट कांस्टेंट्स हैं, और इन रेट कांस्टेंट्स को हम K1, K2, K3, K4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ के लिए हम K1 बोल रहे हैं, दिस इज़ K1, दिस इज़ K2, दिस इज़ K3 एंड K4 फॉर दिस वन। ये जो जो स्टेप्स हैं उनके रेट कांस्टेंट हम K1, K2, K3, K4 इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो निकल कर के आया था वो था स्टेबिलिटी ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी से भी हम यही समझ रहे थे कि अगर ES कॉम्प्लेक्स तक जितनी एनर्जी नीडेड है अगर वो प्रोवाइड हो गई और ES कॉम्प्लेक्स बन गया तो प्रोडक्ट बनेगा। और फिर ऐसा कुछ भी हम इसमें समझ सकते हैं कि ES कॉम्प्लेक्स एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता भी रहता है और टूटता भी रहता है, ये डिसोसिएट भी होता रहता है। 1 सेकेंड, ES कॉम्प्लेक्स है, इसका डिसोसिएशन भी है, फॉर्मेशन भी ले लीजिए पहले कि इसका फॉर्मेशन भी होता है और इसका डिसोसिएशन भी होता है। अगर ES कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन के लिए देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट एंड स्टेप नंबर 4 काम करेंगे, दिस वन, कि स्टेप नंबर फर्स्ट ES का बनना और स्टेप नंबर 4 EP से वापस ES का बनना, राइट। तो उनके रेट कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि K1 एंड
K4 पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ES। ऐसे ही डिसोसिएशन की बात की जाए तो डिसोसिएशन के लिए स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 वर्क करेंगे, यानी कि हमें रेट कांस्टेंट कौन से लेने पड़ेंगे, K3 एंड K2 वाले। तो टोटल 4 स्पीड है यहाँ पे, 4 रेट कांस्टेंट है, उनमें से 2 रेट कांस्टेंट ES के बनने को एंड 2 रेट कांस्टेंट ES के डिसोसिएशन को कंट्रोल करते हैं। और एट ए टाइम कुछ, जैसे आपने एक एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है और हमने इनको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर हमने एंजाइम को सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा रखे हैं तो इट मीन्स ES कॉम्प्लेक्स बनते भी रहेंगे, डिसोसिएट भी होते रहेंगे और प्रोडक्ट भी बनता रहता है। यानी कि ES बनेगा भी, ES डिसोसिएट भी होगा, प्रोडक्ट भी बन रहा होता है, तो ES की एक कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी। और उस मेंटेन्ड कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसको वेरी सिंपली आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक एक पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज आपने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स लिए एंजाइम के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम, ओके, और आपने यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट ले रखे हैं, तो एनफ है ना, 10 मॉलिक्यूल एंजाइम के हैं, 50 मॉलिक्यूल आपके पास सबस्ट्रेट के हैं, तो 5 गुना आपने ले रखे हैं, राइट। तो 10 एंजाइम के पास एक एक एक्टिव साइट है, तो हम 50 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से उसको सेचुरेट कर सकते हैं। तो एक बार में आपके पास 10 ही साइट है और 10 साइट एक बार में सेचुरेट रहेंगी। आपने स्टार्टिंग में 0 से 10 वाले सबस्ट्रेट ऐड किए तो भी ये सेचुरेट है, फिर आपने 11 से 20 वाले सबस्ट्रेट ऐड किए तो भी सेचुरेट है, यानी कि प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो 10 प्रोडक्ट बन चुके हैं, लेकिन अभी भी 10 ES कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। फिर हम फर्दर और आगे जाएंगे तो अभी भी हमारे पास 10 प्रोडक्ट और बन गए, लेकिन ES अभी भी 10 बने हुए हैं। यानी कि सबस्ट्रेट एंटर करते रहेंगे, प्रोडक्ट एग्जिट होते रहेंगे, और जितने भी एंजाइम्स हैं उनके एक्टिव साइट्स सेचुरेट मेंटेन कंडीशन में होती रहेंगी या सेचुरेट मेंटेन रहेंगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट यानी कि जैसे ही कोई एंजाइम उसने प्रोडक्ट बनाया तो एक्टिव साइट खाली हुई और खाली एक्टिव साइट को वापस ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ES हमेशा ही मेंटेन रहता है या ES हमेशा ही बना रहेगा, ES एग्जिस्ट करता रहता है, और कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस को हम बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो एक तो ये था कि ES कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होना चाहिए, उसको कोई होल्ड करे, तो वो हमने एक्टिव साइट के लिए जो कैटालिटिकल ग्रुप्स हैं उनका हमने डिस्कशन किया था। और एक फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ES पे डिपेंड करता है कि अगर ES होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, और ES हमेशा मेंटेन रहता है या ES का मेंटेनेंस है उसको अपन स्टेडी स्टेट के रूप में जानते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे माइकलिस मेंटेन के लिए। मतलब सर ES की बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो कभी सेम नहीं होगी? हाँ सेम होगी। सेम होगी? देखो आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू ब्रेकडाउन ऑफ ES। ये रेट है कि जिस रेट से ES बन रहा है और जिस रेट से ES टूट रहा है, अगर वो रेट दोनों बराबर हो तो
ऐसे लगा कि जैसे ES पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, नो इफेक्ट, जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है, तो ES का कॉन्सेंट्रेशन उतना का उतना मेंटेन रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। क्या कह रहे हो? तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, जितना फॉर्मेशन होगा इतना ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि सबकी क्रियाएं सेम हो जाएंगे इनकी सारी रिएक्शन, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे। स्टेडी स्टेट कंडीशन के ऊपर जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड कितनी होगी? वी मैक्स। इसको आप यहाँ देख सकते हो, दिस वन, यहाँ पे ES स्टेडी स्टेट कंडीशन है ये। अगर ES के कॉन्सेंट्रेशन में गिरावट आ जाएगी तो प्रोडक्ट कम बनने लग जाएंगे, और ES की कॉन्सेंट्रेशन में अब और इंक्रीजमेंट नहीं हो सकता, उतने ही ES मेंटेन रहेंगे, यानी कि हम उससे ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम स्टेडी स्टेट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन को ड्रा करते हैं, इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ ES के लिए जो इक्वेशन बनेगी कि दिस इज़ K1, रेट कांस्टेंट हमारा K1 हो जाएगा, और उसके ऊपर हमारी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि K1 क्या था? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और उससे बनना ES का, राइट। ऐसे हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे स्टेप नंबर 4, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये तो हो गया फॉर्मेशन हमने स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 4, और कितना बनेगा, ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उनको हमने मल्टीप्लाई में ले लिया, और फिर रेट कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर रखा है। ऐसे हम बात करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ES। ब्रेकडाउन ऑफ ES, तो ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एक तो हमारा K2, और K2 के लिए फिर हम अप्लाई करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES कितना था, राइट, और फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा K3, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES ही है, वो प्रोडक्ट और एंजाइम में डिसोसिएशन की तरफ जा रहा था, तो ये हमारी स्टेप नंबर 2 का रेट कांस्टेंट यूज़ किया गया है, और ये स्टेप नंबर 3 का कांस्टेंट यूज़ किया गया है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 4 वो फॉर्मेशन ऑफ ES के लिए काम करते हैं, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 ये ब्रेकडाउन ऑफ ES के लिए वर्क करते हैं। और स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट हो गए, एक फॉर्मेशन ऑफ ES एंड एक ब्रेकडाउन ऑफ ES, राइट। तो स्टेडी स्टेट के ऊपर ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम स्टेडी स्टेट कंडीशन का सहारा ले रहे हैं कि कौन सी पार्ट को किसके बराबर करें, तो वो हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन से समझ में आ जाएगा कि स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या है। फॉर्मेशन ऑफ ES इक्वल टू ब्रेकडाउन ऑफ ES, राइट। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ ES के पैरामीटर्स क्या लिए हमने रेट कांस्टेंट के साथ में, और ब्रेकडाउन वाले क्या लिए उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट।
1 सेकेंड। तो अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस विल बी K1, दिस इज एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन प्लस K4 आ जाएगा, और फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, और ये बराबर होंगे K2, और दिस इज ES कितना है, एंड देन प्लस ES कितना है फॉर डिसोसिएशन, राइट। तो ये हमने फॉर्मेशन वाले ले लिए और ये हमने डिसोसिएशन वाले ले लिए, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया कि इनकी वैल्यू बराबर हो गई, राइट। तो ये पहला लेवल हो गया हमारा कि हम रेट कांस्टेंट्स को और कॉन्सेंट्रेशंस को स्टेडी स्टेट कंडीशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से उनको अरेंज कर सकते हैं, एक इक्वेशन में ला सकते हैं, और फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, दोबारा से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है, पहले पार्ट के अंदर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ये कॉमन है, बाकी K1 K4 एंड सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है वो अनकॉमन है। तो हम कॉमन पैरामीटर को बाहर ले लेंगे, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे K1 concentration of substrate plus K4 concentration of product, राइट। तो हमने इसको चेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया कि जो कॉमन पैरामीटर था उसको हमने बाहर ले लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि ES कॉमन पैरामीटर है, तो ES कॉमन पैरामीटर को हम बाहर ले लेंगे इक्वेशन से रीअरेंज करने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ये कॉमन हो गया, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय K2 प्लस K3। तो ये हमने इसको रीअरेंज कर दिया, इक्वेशन को रीअरेंज करने पे हमें ऐसा मिल जाएगा। और फिर हम इसको रीरिटर्न कर सकते हैं, दोबारा इसको रीराइट किया जा सकता है कि जो पैरामीटर्स हमने इस प्रकार से रीअरेंज किए उसको हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं। दिस इज K1 प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन प्लस K4 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 इज इक्वल टू ES की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कुछ इस प्रकार से किया गया है कि आप इसको देखें, दिस इज सपोज आपने इसको कहा कि दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और फिर आप इसको कहना चाहते हैं दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है ना। इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा ना, कि दोनों पैरामीटर बराबर हैं। क्योंकि जो बायोलॉजिकल फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इशू रहता है, तो हम उनको सिंपली कैसे ले सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, इस पैरामीटर को देखिए हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू 6 और हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वैल्यू वही आएगी, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.5। तो हमने केवल रीअरेंज कर दिया
कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का रूल था, और हमने उसको ES और E को एक साथ लेने के लिए हमने उसको रीअरेंज किया है, री रिटर्न कर दिया हमने उसको, इसी इक्वेशन को हमने रीराइट किया है। समझ सकते हैं ना? दीपिका? यस सर। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या है कि हम इसको इस प्रकार से ले रहे हैं कि एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द रिएक्शन, कि जब हमने रिएक्शन को शुरू ही किया था ना, कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही होती है उस समय पे प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू 0। जिस समय पे रिएक्शन स्टार्ट होती है या रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है उस समय पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, तो पी की वैल्यू 0 या वेरी वेरी लो होती है। ऐसा है कि प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, प्रोडक्ट अब बनेगा ना, तो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन प्लस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, और इससे बनता है हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, यानी कि दिस इज स्टेप नंबर 4। जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो प्रोडक्ट और एंजाइम मिलकर के ES बनाएंगे, तो प्रोडक्ट ही नहीं बना है। जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ही वेरी वेरी लो या 0 है तो ये पैरामीटर 0 है, दिस पैरामीटर इज 0। उस समय पे ES भी कुछ नहीं होगा, यानी कि आप 0 को किसी के साथ में जोड़ेंगे, ES के साथ में हम लेंगे, तो इसका जो रोल है दिस इज़ एक्सट्रीमली लो। कि शुरुआत के अंदर ये पैरामीटर कोई बहुत बड़ा रोल या कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत कम हो गया, एक्सट्रीमली लो सिग्निफिकेंस। क्योंकि हम स्टडी स्टेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टडी स्टेट में ES का मेंशन है कि ES के लिए हम स्टडी स्टेट को अप्लाई कर रहे हैं, और ES को बनाने में P एंड E का रोल है, लेकिन हमारा P है ही नहीं, तो ये पैरामीटर ES में कोई रोल नहीं देगा ना। तो स्टेप नंबर 4 को हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप नंबर 4 को इसमें इग्नोर कर देंगे, स्टेप 4 इग्नोर्ड, राइट। तो हमारा जो इक्वेशन था, 1 सेकेंड, इक्वेशन हमने यहाँ इस प्रकार से ले लिया था, K1 और फिर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन थी, देन प्लस K4 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी, और डिवाइडेड बाय था ये K2 प्लस K3, और फिर हम इसको इज इक्वल टू ला रहे थे ES का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और इसी को अपन रीअरेंज भी करके लिख सकते हैं। रीअरेंज का मतलब हम इसको एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ला रहे हैं, डिवाइडेड बाय एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पैरामीटर हमने एक्सचेंज कर दिए, दिस वन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले लिया, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हम ले जाएंगे, ओके। और साथ में हम इसको चेंज कर सकते हैं कि दिस इज़ K1 इंटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 प्लस K4 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
K2 प्लस K3, राइट। थोड़ा सा हमने क्या चेंज किया कि ये यहाँ पे प्लस में थे ना, एक साथ प्लस में थे, हमने इनको सेपरेट कर दिया। K1 प्लस को अलग ले लिया, K4 P को अलग ले लिया, K2 K3 को हमने दोनों के साथ में डिवाइडेशन में ले लिया था, ओके। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारा जो स्टेप 4 है उसको हमें इग्नोर करना है, स्टेप 4 इग्नोर करना है। तो अगर हम स्टेप 4 को इसमें इग्नोर करेंगे तो इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा। इक्वेशन के अंदर दिस वन पार्ट, दिस विल बी एलिमिनेटेड, इसको हम इसमें से हटा देंगे। स्टेप 4 इग्नोर करने का मतलब ये पार्ट इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा ES की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाय S एंड डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3। तो एक स्टेप का रोल हमने इग्नोर कर दिया, तो हम इक्वेशन को इस प्रकार से रीराइट कर सकते हैं। और अब हम इसी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रिवर्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने पे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को हमने ऊपर ले लिया तो ES की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो सिमिलरली जो पैरामीटर हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, K2 प्लस K3 ऊपर लेना पड़ेगा और K1 एंड सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ये हम नीचे ले आएंगे, राइट। तो पहले हमने स्टेप नंबर 4 को इग्नोर कर दिया, फिर हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया और इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। एंड देन आफ्टर इसमें जो पैरामीटर हमें ऐड करना है कि K2 plus K3 upon K1, it is a constant, it is a constant value। क्यों बोल रहे हैं इसको कांस्टेंट? क्योंकि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर के ES बनाते हैं और ES बाद में E प्लस P में डिसोसिएट हो जाता है और ये भी इसमें डिसोसिएट हो जाता है। इसकी कोई भी स्पीड होगी, यस, इसका कोई भी स्पीड होगा और इसका कोई भी स्पीड होगा। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस का कोई ना कोई K1 उसका एक स्पेसिफिक नंबर है, ये भी एक ये फिक्स वैल्यूज़ हैं उनकी, कि एक एंजाइम की ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। तो दीज ऑल आर फिक्स्ड वैल्यूज़। मीन्स हम ऐसा कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू हमने 2 ले लिया सपोज, या इसकी वैल्यू को भी हमने 5 ले लिया सपोज। तो हम क्या करना चाहते हैं, K2 प्लस K3 यानी कि 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई K1 5। तो ये हमेशा ही कितना आना है, 3। तो जब हमारे जिन पैरामीटर्स के साथ हम काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो सारे पैरामीटर फिक्स हैं। तो इन फिक्स को एक फिक्स पैटर्न में जब हम यूज़ करेंगे तो हमेशा ही वैल्यू कितनी आएगी, फिक्स आएगी। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं Km के थ्रू। तो जो भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होंगी उनके अंदर K2 रेट कांस्टेंट, K3 रेट कांस्टेंट एंड K1 रेट, यानी कि सारे रेट कांस्टेंट उनके फिक्स होते हैं। और जब हम उनको K2 प्लस K3 K1 के रूप में यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कि हर कांस्टेंट को आप कैसे भी यूज़ करेंगे तो जो इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमेशा वही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो इस कांस्टेंट को ही हम Km बोलते हैं। तो Km इज ए रेट कांस्टेंट। Km अपने आप में क्या है, माइकलिस मेंटन रेट कांस्टेंट है। मीन्स
इट मीन्स ये हो गया कि हम K2 प्लस K3 अब ओवर K1 की जगह पे Km को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जब ये चीज़ एक ही है तो हम K2 प्लस K3 अपॉन K1 उसकी जगह पे इक्वेशन में हम Km पुट कर सकते हैं कि हम K2 प्लस K3 ओवर K1 को Km बोल दें तो कोई इशू नहीं पड़ेगा। तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, हमारी इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था, इसको आप यहीं से देख सकते हैं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। दिस इज K2 ओवर K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1। तो इतने पार्ट को हम Km के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी कि दिस इज एंजाइम की सब कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ES का कॉन्सेंट्रेशन, देन इक्वल टू हो जाएगा Km डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और फिर हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि Km इज इक्वल टू, क्योंकि Km क्या होता है, Km इज इक्वल टू, तो रेसिप्रोकल रूल को फॉलो करते हुए एक बार ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और इनके मल्टीप्लाई से जो बनेगा दैट इज़ Km मल्टीप्लाइड बाई ES, और ये बराबर होगा इनके मल्टीप्लाई के, इनकी दिस विल बी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। और फिर हम ओनली Km चाहते हैं तो ये E प्लस S इनके नीचे ले जाना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन हमारी कहाँ चली जाएगी कि दिस विल बी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ES की कॉन्सेंट्रेशन। राइट, यहाँ तक क्लियर है कि हमने Km को डिराइव किया था और फिर Km को हमने पुट कर दिया और Km की वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर दिया और फिर Km क्या होता है उसको हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन के अंदर बात की जाए या एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए अगर हम Km की वैल्यू क्या होती है उसकी बात करें तो Km का मतलब होगा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन multiplied by substrate की concentration and the value will be divided by concentration of intermediate ES complex. तो this is Km. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इश्यू है, यहाँ पे एक इश्यू है कि वेयर इज एंजाइम, कि एंजाइम कहाँ पे है। तो एक तो एंजाइम यहाँ पे है और एक एंजाइम यहाँ पे है। तो एंजाइम दो जगह पे है कि ओनली एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी एंजाइम है और ES की कॉन्सेंट्रेशन उसमें भी एंजाइम है, ठीक है ना। दोनों पैरामीटर में ओनली E की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हो गया फ्री एंजाइम कि फ्री एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जब हम कहते हैं ES, इसका मतलब जो बाउंड एंजाइम है वो कितना है। तो किसी भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस के अंदर एंजाइम फ्री कितना है और बाउंड कितना है दोनों को सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, नॉट ऑब्जर्व्ड। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, we can observe ET, तो we can find ET एंजाइम की टोटल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फ्री कितना है बाउंड कितना है किसी समय पे कितना है इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हमने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ली कितनी है स्टार्टिंग में उसका हमें पता होता है।
तो जितना भी एंजाइम लिया है उसमें से या तो फ्री होगा या बाउंड होगा, तो ईटी हमें पता होता है, राइट। तो अब हम इसको ईटी के साथ में अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो ई है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन प्लस ई एस की कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम टोटल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं कि जितना फ्री है जितना बाउंड है उतना ही टोटल है, राइट। तो एंजाइम के रेफरेंस के अंदर ई प्लस ई एस में जितना एंजाइम है, फ्री जितना एंजाइम है, वो मिला करके टोटल एंजाइम हो जाएगा ई टी इज इक्वल टू टोटल एंजाइम। तो इनका यूज़ करके हम इक्वेशन को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि ओनली ई की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ओनली ई की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट विल बी ई टी माइनस ई एस, कि टोटल में से हम ई एस की कॉन्सेंट्रेशन को माइनस कर देंगे तो फ्री एंजाइम कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। और सिमिलरली हम ई एस की वैल्यू निकालें, ई एस उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो दैट विल बी ई टी माइनस ई। तो जब हमें टोटल का पता लग गया तो टोटल में से सेकंड को माइनस करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई की कॉन्सेंट्रेशन हो या ई एस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारी इक्वेशन में ई और ई एस आ रखे हैं, हमारी इक्वेशन में ई एंड ई एस आ रखे हैं, तो उनकी जगह पे हम इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, राइट। तो इनको पुट करने पे पुटिंग इन इक्वेशन, तो के एम इज इक्वल टू हम पहुंच जाएंगे, दिस इज ई का मतलब हो जाएगा ई टी माइनस ई एस मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वो तो बाहर था इसमें, डिवाइडेड बाई ई एस की कॉन्सेंट्रेशन। और इसी को हम रीराइट कर सकते हैं, इसको हम रीराइट कर सकते हैं कि ई टी माइनस ई एस, ये हमने ई के लिए लिया था पैरामीटर, डिवाइडेड बाई ई एस की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर हम इसको रीराइट कर सकते हैं के एम ओवर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। के एम को हमने राइट हैंड साइड के अंदर लेकर के चले गए तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। और फिर इसको हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं कि एक बार हमने ई टी को डिवाइड कर दिया ई एस से, और फिर माइनस का मार्क है तो हमने माइनस लगा दिया, फिर हमने ई एस को ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया ई एस से, ठीक है ना। यहाँ पे दो पैरामीटर थे, एक ई टी था एक ई एस था, दोनों को ई एस से डिवाइड करना, तो एक बार हमने ई टी को डिवाइड कर दिया, एक बार हमने ई एस को डिवाइड कर दिया, और इज इक्वल टू ये है के एम ओवर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी कि हम उसी वैल्यू को उसी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो इक्वेशन हमारी रीराइट हो जाएगी कि दिस इज ई टी की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ई एस की कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1 इज इक्वल टू के एम ओवर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन।
राइट। और फर्दर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। दिस इज ET over ES is equal to Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, माइनस को उधर ले जाएंगे तो दैट विल बी +1। इक्वेशन हमारी रीराइट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ET आ गया है, ES आ गया है, तो किसी भी समय पे एंजाइम रिएक्शन जब चल रही होती है तो ड्यूरिंग रिएक्शन ET and ES cannot be estimated readily, easily by techniques। तो इनको टेक्निकली ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, तो उसकी जगह पे उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन ये है, मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax जो होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। कि कितना फ्री है, कितना ES में गया हुआ है, वो सब हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो टोटल एंजाइम से मैक्सिमम जो स्पीड है वो कोरिलेट होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो Vmax से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ET के, और फिर हम V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं ES के। तो ES की कॉन्सेंट्रेशन और ET की कॉन्सेंट्रेशन को V एंड Vmax से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है इसको, Vmax over V इज इक्वल टू ET की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ES का कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ET ओवर ES की जगह पे हम Vmax ओवर V लिख सकते हैं। दिस इज Vmax ओवर V एंड दिस इज ET ओवर ES। तो अब हम पैरामीटर चेंज कर देंगे कि इस पैरामीटर की जगह पे हम Vmax ओवर V ला सकते हैं, राइट। तो हमारा इक्वेशन फर्दर चेंज हो जाएगा। तो अब हम ET ओवर ES की जगह पे Vmax ओवर V इज इक्वल टू हो जाएगा Km ओवर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन +1। और फिर हम इसको रीराइट कर सकते हैं। दिस इज Vmax ओवर V इज इक्वल टू Km ओवर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ही आएगा, जिसको हम इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। और फर्दर इसको रीराइट किया जा सकता है Vmax ओवर V इज इक्वल टू, अब हमने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया और फिर हम इसको पुट कर सकते हैं Km प्लस S, Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और फर्दर इसका फिर रेसिप्रोकल करें। इनको अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये रिवर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल इसका। तो दैट विल बी V ओवर Vmax इज इक्वल टू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। और
फिर हम इसको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंजिंग की जा सकती है कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी कितना होगा, ओनली वी चाहिए हमें। वेलोसिटी किसी भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, तो बिल्कुल वही पैटर्न कि ये पैरामीटर मल्टीप्लाई होंगे और वो इक्वल होता है इन पैरामीटर्स के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के बराबर। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई km plus s, km plus substrate concentration. And this is the Michaelis-Menten equation. This is Michaelis-Menten equation. तो ये तो हमने इसको डिराइव किया कि हमारी इक्वेशन किस प्रकार से डिराइव होती है, और माइकलिस-मेंटन इक्वेशन के अंदर हम km को v को हम किस प्रकार से डिराइव करके लाते हैं। तो एक तो था माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, दिस इज माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, और एक था हमारे पास माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट यानी कि km। तो km की वैल्यू हमारे पास जो आई थी माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट, दिस इज k2 प्लस k3 डिवाइडेड बाई k1, दिस वाज Michaelis-Menten constant. This is Michaelis-Menten constant. तो Michaelis-Menten constant का मतलब Km क्या होता है, तो Km एक रेट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये सब भी रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो। तो Km इज ए रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट किन का, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 1, जो कि रिएक्शन के ES को मेंटेन करने के लिए जितनी भी स्पीड काम कर रही थी, उन सभी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ का एक कॉमन सिंबलाइजेशन हो गया कि हमने उन सभी चीज़ों को एक साथ एक इक्वेशन में ला करके उनको एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो या तो हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बताएं, उससे बढ़िया है कि हम तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ Km, और Km क्या होता है वो तो यहाँ इक्वेशन वाइज बात थी। और फिर इक्वेशन क्या होती है, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन इज v इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस s। कुछ समझ पाए हैं यहाँ तक आप लोग? जी सर। तो ज़्यादा जो मोस्ट हमारे लिए यूजेबल है दैट इज़ इक्वेशन, कि माइकलिस-मेंटन इक्वेशन डिराइव कैसे होती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस आपको समझ में आना चाहिए था कि हमने किन चीज़ों के साथ कैसा वर्क किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, राइट। हमें रोल इसका रोल हमें पता होना चाहिए कि माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को, वन सेकेंड, कि दिस इज v मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, दिस इज हाईएस्ट स्पीड जो होती है v मैक्स, उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, एंड देन आप उसको डिवाइड कर दीजिए Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से। ओके,
ठीक है ना। वेलोसिटी को हम सिंपली v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, स्पीड और वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और v को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन कीजिए कि you want to achieve %60 velocity of the Vmax for an एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की हाईएस्ट स्पीड का 60% स्पीड आ जाए। हम v = 60 चाह रहे हैं कि v = 0.6, 60% का मतलब 0.6 हो जाएगा, 60/100 दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 60% था ना तो परसेंट को आप कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 0.6। तो v = 0.6 हमें नीडेड है। हम चाहते हैं कि स्पीड है वो 60% स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की 60% स्पीड आ जाए, हम ऐसा चाहते हैं। और आपको दिया हुआ है दिस इज km = 0.5 कि km की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है। तो क्या हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? मीन्स आप ग्राफ को इसमें ऐड करें तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो कि आपके पास जो स्पीड आती है दिस के आपके पास एक स्पीड आती है और दिस इज Vmax, मैक्सिमम स्पीड आती है। और अभी आपको मैक्सिमम स्पीड मान लीजिए कि 10 थी तो उसका 60% का मतलब स्पीड 6 आ जाएगी। तो v = 6 यानी कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% हो गया है। तो 60% स्पीड प्राप्त करने के लिए और जब km = 0.5 हो तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि km की वैल्यू 0.5 हो और 60% जब हमें स्पीड नीडेड हो, हम चाह रहे हैं, तो उस समय पे यहाँ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? क्या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? वन और 2 मिनट आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि कैलकुलेट कैसे होगा। देखो पैरामीटर्स को मैं इसमें पुट कर देता हूँ। वेलोसिटी आपको दे दी गई है, दिस इज 0.6। Vmax होता है 100% यानी कि 1। km आपको दे दिया 0.5, तो वैल्यूज़ आपको दी हुई है Vmax, V, km, सबस्ट्रेट 4 वैल्यू होती हैं, 4 में से 3 वैल्यू आपको प्रोवाइडेड हैं। चौथी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो इक्वेशन में अगर 4 पैरामीटर हो और आपको 3 पैरामीटर दे दिए जाए तो चौथा पैरामीटर हम निकाल सकते हैं ना। तो चौथा पैरामीटर कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर। हाँ कीजिए। फिर हो जाता है कि 0.6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई x, देन दिस इज डिवाइडेड बाई 1.9 कितना आ रहा है? सर 1.9 1.9। बाकी को भी काम करने दीजिए, कीजिए आप लोग भी कीजिए। तो दिस विल बी एक बार आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं ना। तो दिस विल बी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई x। ओके, पहले आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.6x इज इक्वल टू 1 इंटू x, यानी कि दिस विल बी x। तो 0.3 प्लस 0.6x इज इक्वल टू x मीन्स आप इसको चेंज कर दीजिए कि x इज इक्वल टू 0.03 प्लस 0.6x। तो दिस टाइम आप 0.6x को इधर लाने की कोशिश कीजिए, राइट। तो x माइनस 0.6x इज इक्वल टू 0.03। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे कि x में से 0.6x सर 2 आ रहा है। means this will be 0.4x is equal to 0.3। तो x is equal to हो जाएगा 0.03 एंड सर ये 0.4 से x क्यों हुआ? 0.5x होगा शायद। कौन से वाला? सर x माइनस 0.6x है ना। x माइनस 0.6x, तो 0.4 ही बचेगा। अच्छा जी जी सर। ठीक है, तो निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आनी चाहिए? 3 और 3 को आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.0075। कोरिलेट किया जा सकता है ना। वैल्यू इसी प्रकार का आ रहा है क्या आप लोगों का? सर मैंने एक बार इसमें v मैक्सिमम अपॉन में v इक्वल्स टू km अपॉन में h प्लस 1 था ना, इस फॉर्मूले में अप्लाई किया तब तो 1.9 आ रहा है। कहाँ पे?
सर जो आपने डेरिवेशन में बीच में एक बताया था ना कि एस कंसंट्रेशन अपॉन में एस की जगह अपन 1 रख सकते हैं +1। नहीं नहीं, ऐसे हर कोई पैरामीटर थोड़ी लेंगे, या तो हम इक्वेशन को यूज करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग तो सर यही आ रहा है भाई। सेम। हमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन फॉलो करनी है कि जो एंजाइम काइनेटिक बिहेवियर माइकलिस मेंटन जैसा देते हैं उनके लिए तो हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और माइकलिस मेंटन इक्वेशन को हम चाह रहे थे कि वेलोसिटी जो थी उसकी 60% आ जाए, यानी कि 50% से ज़्यादा आ जाए, और फिर km की वैल्यू अगर 0.5 है, 1 सेकेंड, उसमें गलती तो कहीं पे हुई है क्योंकि वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ी आनी चाहिए। वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ा आना चाहिए क्योंकि km का मतलब हाफ वी मैक्स के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 0.5, तो बिगर देन 0.5 आएगा ये। तो कहीं ना कहीं इशू तो हुआ है इसमें। अच्छा, कहाँ पे गलती हो सकती है इसमें चेक करना। क्योंकि हमने आपको देखो स्टार्टिंग में ये जो वर्क किया ना, यहाँ पे इशू रहा है। हमने वैल्यूज को पुट किया था यहाँ पे, ओके, और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया था। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था कि 0.6 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 0.6 0.5 और x से, और 1 एंड x, ठीक है। और फिर ये वैल्यू आएगी 0.3 एंड 0.6x, है ना, ये 1x हो जाएगा। और दिस विल बी 0.36, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.6x, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3, तो 0.4x इज इक्वल टू 0.3 मीन्स 0.3 is equal to 4. 0.3 upon 4, 0.075. अभी भी इसमें कोई इशू है क्योंकि ये 0.75 तक जाना चाहिए था। सर 0.75 ही आ रहा है। कैसे आएगा? सर जैसे 0.6 इक्वल्स टू 1x अपॉन में 0.5 प्लस x, उसके बाद सर फिर ये 0.6 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.30 आएगा ना सर? हाँ 0.3 आएगा, 30। हाँ मतलब 30 में से 0 हट जाएगा ना। एक सेकंड देखो, आप यहाँ आ गए थे 0.3, ठीक है, प्लस 0.6x इक्वल्स टू x, अपन यहाँ पहुँच गए थे। सर फिर 0.3 इक्वल्स टू x माइनस 0.6x, ठीक है, ऐसे कर दो, x माइनस 0.6x। सर फिर 0.3 इक्वल्स टू 0.4x बचाना, ठीक है, इक्वल्स तो सर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना, x इक्वल्स टू 3/4। 4x
ठीक है, x में से आपने उसका 60% माइनस कर दिया तो 40% बच गया, और दिस इज़ 0.4x आ रहा है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है कि आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि ये है 3/10 इज इक्वल टू 4x/10, तो दोनों में सेम ही कंपोनेंट है, तो आप इनको कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 4x/3, तो x/3/4 इज इक्वल टू 0.75। ये तो रहा कैलकुलेशन का काम था ना, कैलकुलेशन में दिक्कत हुई तो हम नहीं पहुंच पा रहे थे वहाँ पे। ओके, कैलकुलेशन में गलती होने पे तो हमारा आंसर गलत ही आएगा, ठीक है, वो तो अलग बात है। पर बात ये थी कि पहले तो हम इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है ना। जैसे हमारे पास इतना क्वेश्चन आता है कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जो कि माइकलिस मेंटन को फॉलो कर रही है, वहाँ Km का कोई वैल्यू हो और हम वेलोसिटी कितनी भी चाहें, मान लो कि हमें 10% चाहिए या 30% चाहिए, तो हम उनको पुट कैसे करें, राइट। और फिर जैसे कि यहाँ जो भी आंसर निकला था 0.0075 निकला, पॉइंट स्टार्टिंग में ये रॉन्ग आंसर आ गया था हमारा 0.0075, तो फिर हमें पता कैसे चले कि ये गलत है या रॉन्ग है। आप में से अलका बता पाओगी कि ये आंसर गलत क्यों था? कौन सा सर? ये जो हमारा स्टार्टिंग में वैल्यू आए थे ना 0.0075, ये रॉन्ग क्यों था, या कैसे पता लगा कि ये रॉन्ग था? सर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इस विमिक्स का हाथ नहीं है। होना चाहिए था। हम्म, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको कि ये गलती पकड़ में कैसे आई थी और फिर उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे 60% स्पीड चाह रहे थे, यहाँ पे हम 60% चाह रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 100% होती है, यहाँ पे 0 होता है, v0, कोई स्पीड नहीं। और एक पॉइंट होता है जब स्पीड हाफ Vmax होती है, दिस इज हाफ Vmax, हाफ Vmax। और हाफ Vmax के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको बोलते हैं Km। तो Km क्या होता है? Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ Vmax। तो जब रिएक्शन की स्पीड आधी हो रखी होती है, मैक्सिमम स्पीड की हाफ स्पीड जब हो रखी होती है, उस समय पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वही Km होता है। तो अभी हम कह रहे थे कि Km की वैल्यू तो 0.5 थी यहाँ पे, तो आधी स्पीड तो 0.5 से आ जाती है, 50% स्पीड तो 60% स्पीड के लिए तो 0.5 से बड़ा वैल्यू चाहिएगा, यानी कि बिगर देन 0.5। तो फिर 0.0075 ये तो बहुत छोटा हो गया था, तो ये गलत इसलिए था। अब हमारी जो वैल्यू आई थी सही कैलकुलेशन होने पे, दिस इज़ 0.75, तो यस 0.75 0.5 से बड़ा ही है, तो हमारी वैल्यू क्या है? करेक्ट। अब तो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी आ जाती है, उसको हम Km बोलते हैं। ये तो इक्वेशन वाइज तो बात अलग थी कि आप Km को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कि यहाँ पे हमने Km को दिखाया, तो Km क्या है वो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इक्वेशन क्या है वो भी हमें तैयार करना है, बट ग्राफ में Km क्या होता है वो भी हमें ध्यान रखना है। 1 सेकेंड, ग्राफ के Km को हम यहाँ लेते हैं। तो जब हम एक एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए हाइपरबोलिक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से बन जाता है, राइट। और ये तो हमारा हाईएस्ट स्पीड Vmax आ जाता है, ये इनिशियल स्पीड V0 आ जाता है, और इनके बीच में कहीं भी कोई वैल्यू हमें पता लगानी हो
तो वो वेलोसिटी यानी कि v होती है, जैसे 70% 30% कुछ भी हो, राइट। ऐसे ही मैक्सिमम स्पीड की हाफ स्पीड जहाँ पे होती है, दिस इज़ हाफ v मैक्स, 50% स्पीड, दिस इज़ 50% स्पीड। और 50% स्पीड के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यही ले रखा होता है, तो इट इज़ कॉल्ड Km वैल्यू। तो अगर आपको स्पीड 50% से ज़्यादा चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे 60% स्पीड की बात की, तो सबस्ट्रेट 50% वाली स्पीड से ज़्यादा चाहिए, यानी कि अगर Km के ऊपर 0.5 वैल्यू थी तो इस बार वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ी ही आनी चाहिए थी, और बड़ी ही आ गई थी, ठीक है। अगर हम कहें कि हमारी स्पीड है वो 30% होनी चाहिए, रिएक्शन की स्पीड 30% होनी चाहिए, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km से छोटा होना चाहिए, यानी कि हो सकता है कि ये वैल्यू 0.5 से छोटी होती, 3.1 कुछ भी होता, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो रिएक्शन की जो भी स्पीड होती है, उस स्पीड को हम y एक्सिस के ऊपर ले रखे होते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम x पे लेते हैं। Km हमारे पास एक पैरामीटर है, Km x के ऊपर शो होता है और x के ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए Km एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है। और Km हर कोई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, इस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है, यानी कि हाफ v मैक्स। तो आधी स्पीड को लाने के लिए कितने सबस्ट्रेट आपको नीडेड है, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km कहलाता है। तो Km क्या है वो भी हम समझ गए, और Km को यूज़ करना और फिर Km से जुड़े हुए और सारे इश्यूज उनको सॉल्व करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर पाएंगे।